आज का हमारा ये टॉपिक है स्टैटिक। स्टैटिक वैसे तो उसका लफ्ज़ी मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी जो मूव ना करे, अपनी जगह पे स्टिल रहे, नॉन मूवेबल थिंग जो होती है ना। लेकिन ऊप में इसका मतलब ये होता है कि क्लास के ऐसे डाटा मेंबर्स जो क्लास के ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करें तो अपनी सेपरेट कॉपी क्रिएट ना करें। वैसे क्या होता है कि क्लास के जो डाटा मेंबर्स हमने डिफाइन करते हैं, क्या होता है कि उसके जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग उसकी कॉपी मिलती है हर डाटा मेंबर की। ऐसा होता नहीं होता। इसकी मैं आपको पेंट के थ्रू एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारी एक क्लास है और उस क्लास के दो डाटा मेंबर्स हैं। फ़र्ज़ करें एक उसकी एज और दूसरा जी फ़र्ज़ करें उसकी हाइट। ये क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम फ़र्ज़ कर लें आप है क्लास टेस्ट या जो भी आप नाम रखना चाहें। इसके कितने मेंबर्स हैं? दो मेंबर्स हैं। जब भी हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर ऑब्जेक्ट की ये दो मेंबर्स हर ऑब्जेक्ट के अंदर बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? T1। ठीक है, इसके अंदर दो मेंबर्स बनेंगे। इसके कौन कौन से? एज और हाइट। सेपरेट कॉपी। इसी तरह अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, तो उसको अलग से इसकी कॉपी मिलेगी। ठीक है, फर्ज करें उसको नाम क्या है? T2। इस तरह से आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाएं, हर ऑब्जेक्ट को डाटा मेंबर्स की अलग अलग कॉपियाँ मिलेंगी। अगर इसमें वो अपना अलग अलग डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एज इतनी है और इसकी हाइट कितनी है? 200 सेंटीमीटर। इसकी एज कितनी है? फॉर एग्जांपल 24 और इसकी क्या है? 152 सेंटीमीटर। हर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की कॉपियाँ अलग अलग होंगी, उसमें अपनी मर्जी का डाटा उसमें महफूज कर सकते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? ये बात मैंने वो पहले भी समझाई थी आपको, याद होगा। मैंने एक साले का ऑब्जेक्ट बनाया था और एक नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, उनमें अलग अलग वैल्यूज स्टोर। डाटा मेंबर सेम होंगे लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा, ये तो हो गए नॉर्मल, अभी तक जो हमने डाटा मेंबर्स पढ़े। स्टैटिक डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं? स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं बनते, वो सब के लिए सेम होते हैं। यहाँ पर हम एक और डाटा मेंबर डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या फ़र्ज़ करें? इन्फो, या कोई भी आप नाम रख लें इसका। ठीक है, इसमें हम कोई भी डाटा रख सकते हैं अपना। ये जब भी इन्फो वाले डाटा मेंबर, ये किस टाइप का है, ये मतलब किस नेचर का है? ये स्टैटिक है। जब भी हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इन्फो वाला जो मेंबर ये नहीं बनेगा इनके अंदर, हर किसी के अंदर नहीं बनेगा, ये उसके अंदर ही रहेगा, बस सेम ही रहेगा। बेशक आप हज़ारों लाखों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, ये किसी के अंदर नहीं बनेगा इन्फो, क्योंकि ये क्या है? ये स्टैटिक है। समझ आ गई बात? ये और ये डाटा मेंबर भी हो सकता है, ये फंक्शन मेंबर भी हो सकता है। डाटा मेंबर भी हो सकता है और फंक्शन मेंबर भी हो सकता है। इसकी थ्योरी समझ आ गई आपको? अब उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास हम टेस्ट ही बना लेते हैं और मेंबर्स भी हम यही रख लेते हैं इसके। नहीं, टेस्ट के बजाय ना हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं। अब वो याद होगा मैंने कि मैथ्स के नाम से बनाई थी क्लास। ठीक है, हम यहाँ पे इसका कोई डाटा मेंबर मैं नहीं बना रहा, डायरेक्ट फंक्शन मेंबर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ऐड डबल इसकी रिटर्न टाइप है और उसका नाम क्या है? ऐड। और ये दो मेंबर्स एक्सेप्ट करेगा, ए और बी, दोनों किस टाइप के? डबल टाइप के। और रिटर्न क्या करेगा? इन दोनों का सम, जो भी रिसीव करेगा उसका सम। तो इसको मैं कर रहा हूँ, शुरू में क्या लिख रहा हूँ? स्टैटिक। ठीक है, आमतौर पे जो स्टैटिक फंक्शन ही क्रिएट होते हैं, डाटा मेंबर्स कम ही क्रिएट होते हैं, फंक्शन मेंबर्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। इसके शुरू में मैंने क्या लिख दिया? स्टैटिक। पब्लिक तो है ये ऑलरेडी। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो ये स्टैटिक हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं मेन फंक्शन से पहले। पब्लिक तो समझ आ गया आपको, पब्लिक क्या चीज़ है। स्टैटिक आज आपको समझ आ जाएगा। स्टैटिक फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपने किसी नॉर्मल मेंबर को एक्सेस करना है, नॉर्मल मेंबर को, तो उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है, उसके बगैर आप उसके मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर होता है वो डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस हो जाता है, मेंबर के थ्रू एक्सेस नहीं होता, सॉरी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता। नॉर्मल मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है, लेकिन जो स्टैटिक मेंबर होता है उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी नहीं होता। अब देखें, मैं अभी इस मेंबर को, ये फंक्शन मेंबर है बेसिकली, ऐड किस क्लास का है, मैथ्स, इसको मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर। पहले क्या होता था, हम पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, m1 = न्यू मैथ्स, ऐसे बनाते थे ना, नहीं, अब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसको डायरेक्ट क्लास का नाम लिखें और डायरेक्ट लिखें इसका फंक्शन का नाम, बस maths.add। ठीक है, यहाँ पे इसको दो पैरामीटर्स चाहिए, दोनों किस टाइप के हैं, उसको आप वैल्यूज दे दें, ये वैल्यूज दे दें, और इसको हम क्योंकि इसने रिटर्न भी डबल टाइप का वैल्यू करनी है तो हम इसे एक डबल टाइप का वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हमारी थ्योरी ठीक है या गलत है। टूल्स कंपाइल्ड, आंसर आ गया 11.3। तो साबित ये हुआ कि स्टैटिक फंक्शन मेंबर को एक्सेस करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो सकता है। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो जाता है, लेकिन क्लास के थ्रू भी कॉल हो जाता है। ठीक है, और इसको नॉर्मली क्लास के थ्रू ही कॉल किया जाता है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे बना लें सबट्रैक्ट का फंक्शन, उसको भी आप स्टैटिक कर दें, मल्टीप्लाई का रख लें, डिवाइड का रख लें, मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं सारे स्टैटिक बना दें इसके अंदर। जब आपने मैथ का कोई फंक्शन यूज़ करना होगा तो आप डायरेक्ट क्लास का नाम लिख के आगे फंक्शन का नाम लिख दें। अच्छा, जिस तरह से आपने स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किया ना, इसी तरह से स्टैटिक डाटा मेमोरी बनाया जा सकता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऐसा बनाते हैं ना अपना डाटा मेंबर, नाम कोई भी रखते हैं इसका, फॉर एग्जांपल n कर दें इसका नाम। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डाटा मेंबर है, लेकिन अगर हम इसके शुरू में स्टैटिक लगा देंगे तो ये नॉर्मल डाटा मेंबर नहीं रहेगा, अब ये स्टैटिक डाटा मेंबर बन गया। अब जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो n उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कोई और हम बना लेते हैं डबल n1 और डबल n2, ये नॉर्मल डाटा मेंबर्स हैं, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये दोनों इसके अंदर जाएंगे। इसको हम चेक करके देख लेते हैं। ये हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हम ये जो स्टैटिक मेंबर, हम एक फंक्शन भी इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं, मैथ्स और डबल a डबल b और n1 = a n2 = b। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ मैंने इसको दे दी दो, 2.3 और 3.4। अब ये 2.3 वैल्यू जाएगी a के अंदर, a के थ्रू जाएगी फिर n1 के अंदर, 3.4 जाएगी b के अंदर, b के थ्रू जाएगी n2 के अंदर, मतलब दो मेंबर्स हमारे साइन हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं system.out.println m1.n1, m1 ऑब्जेक्ट का नाम है और उस ऑब्जेक्ट के किस डाटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, n1, तो ये एक्सेस होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह n2 भी एक्सेस होना चाहिए, लेकिन क्या n एक्सेस होगा, देखते हैं। फिलहाल इस लाइन को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया कंपाइल। अब इसको मैं स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक्सेस हो जाना चाहिए आई थिंक, हाँ, बिकॉज जो स्टैटिक मेंबर्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस होते हैं और क्लास के थ्रू भी एक्सेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको जो वैल्यू दी जाएगी ना n को, वो सिर्फ m1 की नहीं होगी, बल्कि इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना सबके लिए सेम होगी। इसके देखें एग्जांपल एक और, इसको ज़रा मैं वैल्यूज़, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये ज़रा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको मैंने वैल्यूज़ दे दी 5.0 और 6.0, ये n1 और n2 की वैल्यूज़ दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन भी एक बना लेता हूँ ताकि इसको ज़रा प्रिंट करने में आसानी हो। वाइट प्रिंट फंक्शन बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, आप मैंने पहले बताया था कैसे बनाते हैं। ठीक है,
ये बार बार हमें ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिखना पड़ेगा। m1 डॉट प्रिंट, m2 डॉट प्रिंट, ठीक है। अच्छा अच्छा देखें यहाँ पे n1 की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, n2 की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, n की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 0। जो सेकंड ऑब्जेक्ट था हमारा उसकी 5, 6 और 0। n को तो हमने वैल्यू दी नहीं ना फिलहाल, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज दे रहे हैं ना। फर्स्ट करें हम n को वैल्यू दे देते हैं m1 डॉट n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 30। ये किस ऑब्जेक्ट के थ्रू दी है? m1 के थ्रू। लेकिन यही वैल्यू अगर हम m2 के थ्रू यूज़ करेंगे तो उसको भी मिल जाएगी। ये देखा वैल्यू हमने कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू दी है? m1 के थ्रू, लेकिन m2 में भी ये वही सेम वैल्यू प्रिंट होगी। देखें n सेम चल रहा है दोनों के लिए, n1 n2 अपनी अपनी वैल्यूज है, n सेम चल रहा है बिकॉज n इज स्टैटिक, n की अलग कॉपी नहीं बनी, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया स्टैटिक का। अभी मैंने आपको स्टैटिक फंक्शन मेंबर भी करके दिखाया है और स्टैटिक मेंबर भी बना के दिखाया है। नॉर्मली वैसे स्टैटिक मेंबर को इस्तेमाल किया जाता है, एक मैं आपको इस्तेमाल बता देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट्स की तादाद काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स की तादाद, जैसे ही कोई कंस्ट्रक्टर चलता है तो इसके अंदर हम वो जो हमारा होता है ना स्टैटिक मेंबर, कोई भी हो सकता है, उसको हम उसकी वैल्यू को हम कर देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको फिलहाल ये वाली लाइन में डिसेबल कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, एवरी टाइम जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना तो n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, तो उसमें हमें ये पता लगता रहता है कि इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितने बन चुके हैं इसमें। या आप n की जगह पे आप कर लो टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्लस प्लस कर दो, कोई भी नाम आप रखना चाहो, टोटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हमारे पास? 2, ठीक है। अच्छा यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, हालांकि पहले हमने m1 क्रिएट किया फिर m2 क्रिएट किया है, तो ये एक्चुअली प्रिंट करने से पहले ये दोनों क्रिएट हो चुके थे। अगर आप m2 से पहले इसको प्रिंट करो यहाँ पे, अब देखें थोड़ा सा आउटपुट डिफरेंट होगा। टोटल ऑब्जेक्ट्स 1, टोटल ऑब्जेक्ट्स 2, बिकॉज अब प्रिंट m2 क्रिएट करने से पहले हमने m1 को प्रिंट किया, उसने आपको 1 मतलब जब ये प्रिंट किया उस वक्त तक m2 नहीं बना था। समझ आ रही बात? तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये शेयर्ड भी कहते हैं, शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, शेयर्ड मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं मेंबर्स, ठीक है। ये इनकी जो कॉपी होती है शेयर होती है तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, एक सिंगल कॉपी होती है, क्लियर।